तो आज हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी भारतीय एआई पहल पर बात करने वाले हैं, ए कोश। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके मकसद और ये कैसे काम करता है इस पर काफी रोशनी डालती है। देखिए, भारत ना एआई में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 को ही लें, एआई स्किल्स फैलाने में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। और ये भी सोचिए, गिटहब पर दुनिया के लगभग 24% एआई प्रोजेक्ट्स भारतीय डेवलपर्स के हैं। 24%? ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी दिक्कत भी रही है। वो है सही भारतीय डेटा की कमी, या कह लें उसकी क्वालिटी और उस तक आसान पहुंच न होना। ज्यादातर एआई मॉडल जो बनते थे वो पश्चिमी डेटा पर ट्रेन होते थे। सही बात है। और यहीं पर मतलब ए कोश की जरूरत समझ आती है। हाँ, ए कोश, इसका मतलब ही है एआई का खजाना। ये भारत का अपना राष्ट्रीय एआई रिपोजिटरी है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मीटी ने मार्च 2025 में लॉन्च किया। अच्छा, मार्च 2025 में? हाँ, और इसका मकसद सीधा सा है, भारत में एआई इनोवेशन के लिए जो भी जरूरी है, जैसे डेटा सेट, मॉडल, उपयोग के मामले, वो सब एक जगह लाना। तो इस खजाने में है क्या क्या असल में? मतलब किस तरह का डेटा? जानकारी के हिसाब से शुरू में ही इसमें 300 से ज्यादा गैर व्यक्तिगत डेटा सेट है। 300 से ज्यादा? हाँ, इसमें टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, और खास बात यह कि ये सब भारतीय संदर्भों पर फोकस करते हैं। भारतीय संदर्भ मतलब कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे संस्कृत ओसीआर के लिए, मतलब संस्कृत टेक्स्ट को पहचानने के लिए 2 लाख से ज्यादा वाक्य हैं। अरे वाह, संस्कृत के लिए भी? हाँ, और सोचिए 14 भारतीय भाषाओं में डॉक्यूमेंट्स से टेबल पहचानने के लिए भी डेटा सेट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ है। ईका केयर ने निदान कोश दिया है। निदान कोश? हाँ, उसमें 68 लाख लैब रीडिंग्स हैं और एक स्पंदन है जिसमें 10 लाख पीपीजी सिग्नल है। पीपीजी सिग्नल मतलब दिल की धड़कन वाले? हाँ, दिल की धड़कन, ब्लड फ्लो, उस तरह के सिग्नल। ये स्वास्थ्य एआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तो सच में गेम चेंजर लग रहा है। डेटा सेट के अलावा और क्या है, मॉडल्स वगैरह? बिल्कुल, डेटा सेट के साथ साथ शुरू में ही करीब 80 से 150 एआई मॉडल भी हैं। 80 से 150 मॉडल? हाँ, इनमें भारत जन कंसोर्शियम के 21 मॉडल शामिल हैं। इस कंसोर्शियम में आईआईटी बॉम्बे जैसे 7 बड़े संस्थान हैं, और साथ ही सर्वम एआई और ओला क्रूटीम जैसी प्राइवेट कंपनियों के मॉडल भी हैं इसमें। अच्छा, तो अकादमिक और प्राइवेट दोनों का योगदान है? जी। ये तो हो गई डेटा और मॉडल की बात, लेकिन जो डेवलपर्स हैं, जो इन पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा है? मतलब कोई प्लेटफॉर्म या टूल? हाँ, है ना। एकोश एक एआई सैंडबॉक्स भी देता है। एआई सैंडबॉक्स, ये क्या चीज है? आप इसे एक तरह का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई समझ सकते हैं। मतलब कोड लिखने, टेस्ट करने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारे जरूरी उपकरण, टूल किट, ट्यूटोरियल सब एक ही जगह पर। ओके, तो ये डेवलपर्स के लिए काफी आसान बना देता होगा। बिल्कुल, और सुरक्षित एपीआईज के जरिए भी इन चीजों तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, अब ये बताइए कि इसे बनाया किसने और चला कौन रहा है? पूरी तरह सरकारी है क्या? देखिए, नेतृत्व तो मेटी का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, लेकिन इसे लागू करने का काम मतलब इम्प्लीमेंटेशन वो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीडी कर रहा है। NEGD? ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन वाला? हाँ, वही। और आईआईटी बॉम्बे, भारतीय जन कंसोर्शियम जैसे अकादमिक संस्थान इसके मुख्य भागीदार हैं, वो भी योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या रिसर्च लैब्स के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब के लिए है। रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स, छात्र, यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है? हाँ, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो डिजी लॉकर के जरिए, और अगर कोई संगठन है तो एंटिटी लॉकर के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। और डेटा सेट को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ओपन, रिस्ट्रिक्टेड या प्राइवेट, मतलब पहुंच के हिसाब से। ये तो अच्छी बात है कि सबके लिए खुला है, लेकिन इतने सारे डेटा के साथ उसकी क्वालिटी और सुरक्षा का क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, क्वालिटी के लिए प्लेटफॉर्म में एक एआई रेडीनेस स्कोरिंग सिस्टम है। एआई रेडीनेस स्कोरिंग? हाँ, ये स्कोर बताता है कि कोई डेटा सेट एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए कितना तैयार है, कितना साफ है, कितना उपयोगी है। और जो भी डेटा सेट जमा होता है वो एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, तो क्वालिटी चेक है। और सुरक्षा, प्राइवेसी का क्या? सुरक्षा पर खास ध्यान है।
पहली बात, ये सिर्फ गैर व्यक्तिगत गुमनाम डेटा पर केंद्रित है और ये डीपीडीपी अधिनियम जैसे जो भारत के डेटा सुरक्षा कानून है उनका सख्ती से पालन करता है। अच्छा, तो लोगों की प्राइवेसी सुरक्षित है। हाँ, और सरकार ने ये भी साफ किया है कि उनका मकसद डेटा बेचकर पैसा कमाना नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, एआई कोष भारत के एआई लक्ष्यों के लिए एक तरह की नींव रख रहा है। बिल्कुल, एक मजबूत बुनियाद। ये डेटा तक पहुंच को आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक बना रहा है। हाँ, डेमोक्रेटाइज कर रहा है। सही कहा। और इससे स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। जो एआई फॉर ऑल यानी सभी के लिए एआई का विजन है, उसे साकार करने में ये एक बड़ा कदम है। ये जो भारत सरकार का बड़ा इंडिया एआई मिशन है ना, 10,372 करोड़ वाला। हाँ, सुना है उसके बारे में। ये एआई कोष उसी मिशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ। तो ये सिर्फ एक डेटा रिपोजिटरी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। इसे सिर्फ एक डेटा की ढेर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक सक्रिय जीवंत इकोसिस्टम बनाने की पहल है और इसमें जो खास तरह के डेटा सेट्स हैं, जैसे प्राचीन ज्ञान पर, क्षेत्रीय भाषाओं पर, भारतीय स्वास्थ्य डेटा, ये वाकई में भारत केंद्रित एआई समाधानों को संभव बना सकते हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या एआई कोष जैसे मंच पर सिर्फ डेटा और मॉडल उपलब्ध करा देना ही काफी होगा, या फिर ऐसे एआई सिस्टम बनाने के लिए जो भारत की जो गहरी सांस्कृतिक और नैतिक जटिलताएं हैं उनको सही मायने में समझें, उनको दर्शाएं, उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ चाहिए होगा। खासकर तब जब स्रोत ये इशारा करते हैं कि इसमें धार्मिक ग्रंथों जैसा संवेदनशील डेटा भी शामिल हो सकता है। सोचने वाली बात है ना।